क्यों 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 आपको लगता है कि नरेशन डिफिकल्ट है भाई? ऐसा क्यों, क्या है नरेशन में कि नरेशन आपको डिफिकल्ट लगता है? आइए समझने का प्रयास करते हैं। बस आपको एक अच्छा टीचर नहीं मिला, आपको एक अच्छा बताने वाला नहीं मिला, इस कारण से आपको लगता है कि नरेशन डिफिकल्ट है। तो लीजिए ना, मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं हूँ यासिन और मैं हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो को लेकर के, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि नरेशन क्या है और नरेशन कितना आसान है। आप देखेंगे और बहुत आसानी से आप बोल पाएंगे, उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर पाएंगे। और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में नरेशन पूछे जाते हैं तो बहुत ही आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि नरेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आइए जानते हैं कि नरेशन है क्या। नरेशन, मैं बोलता हूँ, कोई भी व्यक्ति बोलता है, कोई भी दो व्यक्ति किसी और के बारे में बोलता है, तो जो भी व्यक्ति कुछ बोलता है उसके बोली को, उसके कथन को नरेशन कहा जाता है, उसके कोट को नरेशन कहा जाता है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ कहा था, महात्मा गांधी ने कुछ कहा था, कोई और लीडर्स ने कुछ कहा था, नरेंद्र मोदी ने कुछ कहा था, या फिर राहुल गांधी ने कुछ कहा था। उनकी बातों को या हमारी बातों को, किसी भी व्यक्ति की बातों को हम नरेशन कहते हैं। और कोई भी व्यक्ति अपनी बातों को दो तरीके से व्यक्त करता है, एक डायरेक्ट रूप में और एक इनडायरेक्ट रूप में। डायरेक्ट रूप में और इनडायरेक्ट रूप में क्या है, जैसे कि मैंने आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं आप, नरेशन यानी कथन। ये दो प्रकार के होते हैं, किसी की भी बोली को दो प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जब वक्ता की बातों को हूबहू उन्हीं के शब्दों में कहा जाता है तो इसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। और जब वक्ता की बोली को हम हूबहू उसी के शब्दों में न कहकर उसे इनडायरेक्ट में कहते हैं तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। राइट, तो आइए देखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। आइए हम देखते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि नरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट नरेशन, दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन को कहते हैं प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट नरेशन को कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट नरेशन, राम सेड टू मी आई वॉज हैप्पी। राम ने कहा कि मैं खुश हूं। राम सेड टू मी आई एम हैप्पी, एक्चुअली यह डायरेक्ट में है तो एम ही रहेगा ये। और जब इसका इनडायरेक्ट होता है, राम सेड टू मी, राम ने मुझे कहा, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, यानी ये राम का कथन था, राम ने कहा था कि मैं खुश हूं। तो राम की बातों को मैं कैसे बोलूंगा, राम टोल्ड मी दैट ही वॉज हैप्पी। वॉज हमने इसलिए किया है कि रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट टेंस में है। तो जब रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट टेंस में होता है तो उसका टेंस चेंज हो जाता है। मैं बताता हूं कैसे। फिर दूसरा एग्जांपल देखिए, ही सेज टू मी आई एम सिक। ही, ये डायरेक्ट नरेशन है। और इनडायरेक्ट नरेशन, ही टेल्स मी दैट ही इज सिक। तो ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है, आई एम सिक, मैं बीमार हूं। और उसका इनडायरेक्ट हुआ, ही टेल्स मी, वह मुझसे कहता है दैट ही इज सिक, कि वो बीमार है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के दो रूल्स हैं, एक है जनरल रूल्स और दूसरा है स्पेशल रूल्स। जनरल रूल्स में हम तीन नियम को देखते हैं, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। और स्पेशल रूल्स में हम देखते हैं कि यहाँ डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, या क्वेश्चन टैग के सेंटेंसेस होते हैं, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, या अदर टाइप ऑफ स्टेटमेंट होते हैं। इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कैसे चेंज करते हैं ये हम बाद में देखेंगे। तो जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि अभी चर्चा नरेशन पे हो रही है, तो यदि आप इस चैप्टर को सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ब्रिटिश इंग्लिश विद यासिन को फॉलो कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छी ना लगी हो तो लाइक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा और फॉलो कर लीजिए इसको। मैं नरेशन आपको बताऊंगा बहुत ही डिटेल से, बहुत ही अच्छे से, किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगी। तो आइए जैसा कि देखते हैं हम यहाँ, राम सेड टू मी आई एम हैप्पी, राम टोल्ड मी दैट ही वॉज हैप्पी, ऐसा कैसे हो गया भला? तो ये सेड को टोल्ड में हम चेंज कर देते हैं और सेड के बाद टू लिखा जाता है, लेकिन टोल्ड के बाद टू नहीं लिखते हैं हम। तो राम टोल्ड मी था तो मी दिया, इन्वर्टेड कोमा का लोप हो जाता है और इन्वर्टेड कोमा के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। हालांकि दूसरे टाइप के सेंटेंसेस में और भी कुछ होते हैं, लेकिन यहाँ जनरल स्टेटमेंट है तो इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे दैट का प्रयोग करेंगे। फिर रिपोर्टेड स्पीच, ये जो आप देख रहे हैं इन्वर्टेड कोमा के अंदर के सेंटेंस, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसके अंदर की क्रिया को वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और इन्वर्टेड कोमा के पहले वाले वाक्य में जो वर्ब होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो इसमें हम पर्सन को चेंज करते हैं, टेंस को भी चेंज करते हैं यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, सेड यानी पास्ट टेंस। तो इसका डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाएंगे हम तो टेंस को चेंज करेंगे यहाँ पे, इसलिए मैंने एम को वॉच किया है। और ये नियम है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है तो सेड को टोल्ड कर देते हैं और टू को रिमूव कर देते हैं। तो सेड को टोल्ड हमने किया और टू को रिमूव कर दिया, मी लिखा, फिर इन्वर्टेड कोमा के बदले में
हमने दैट का प्रयोग किया और फिर आई एम हैप्पी, आई फर्स्ट पर्सन है, इसको चेंज करना है, ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। और इसके लिए एक फॉर्मूला है पर्सन के लिए शन फॉर्मूला, जो शायद आपने पढ़ा होगा, SON, राइट, 1 2 3, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो यहाँ आई था, आई रिपोर्टिंग वर्ब का फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट राम है, राम के बदले में ही का प्रयोग करेंगे हम। और चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है इसलिए EJMR अगर होता है यहाँ पे तो उसको हम वाज वर्ब में चेंज कर देते हैं। तो चूंकि ही है तो हमने वाज का प्रयोग किया, टेंस चेंज कर दिया, ही वाज हैप्पी। तो ये वाला पास्ट टेंस में था और देखा आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कितना आसानी से हो गया। इसमें क्या क्या चीज हमको देखना पड़ा, तो एक तो रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा इन्वर्टेड कोमा को हटाया, तीसरा पर्सन चेंज करना पड़ा और टेंस चेंज करना पड़ा। दूसरा एग्जांपल देखिए, ही सेज टू मी आई एम सिक, ये प्रेजेंट टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो सेज को हमने टेल्स में चेंज कर दिया। टू, जब भी सेज को टेल्स में चेंज करते हैं तो टू का लोप हो जाता है, टू रिमूव कर देते हैं। फिर हमने मी लिखा है इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए, दैट का प्रयोग किया है। और फिर पर्सन आई है, आई को हमने रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया है, ही है तो ही लिखा है और ही के अकॉर्डिंग ईस हो गया। यहाँ पे टेंस चेंज नहीं हुआ इसलिए कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होता है या फ्यूचर में होता है तो टेंस चेंज नहीं करते हैं, और जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो टेंस चेंज भी होता है, पर्सन भी चेंज होता है और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज होते हैं। तो मैं इतना ही रखता हूँ और ज़्यादा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बात करेंगे। और फिर दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कर इसको लाइक जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप, और फॉलो भी कर लीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, ताकि आपको नरेशन से रिलेटेड या ग्रामर से रिलेटेड या फिर बुक पर्सन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको इस वीडियो को देखकर आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ। और यकीन मानिए, फॉलो करिए इसको, ये वीडियो आपको देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। मेरा नाम याशिन है और ब्रिटिश इंग्लिश के नाम से मेरी संस्था है, विनोदपुर शिक्षा निकेतन कटिहार में। आप चाहें तो वहाँ भी आकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आकर मुझसे पढ़ सकते हैं सेंटर में। और गारंटी है कि आप मुझे फॉलो कीजिए, आपके लिए इंग्लिश एक फोबिया नहीं बल्कि बहुत ईजी होगा और गाने के समान लगेगा। जिस तरह गाना आपको पसंद होता है, इसी प्रकार जो भी कोई मेरे से इंग्लिश पढ़ता है, इंग्लिश भी उसके लिए इतना ही ईजी हो जाता है। ऐसा लगता है कि उसके कानों में और चारों तरफ इंग्लिश गुनगुना रहा है और गाना एक गान हो रहा है, एक मधुर संगीत सा है, ऐसा आपको फील होगा। तो कृपया इसको लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए एंड गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।